students, welcome to our new class for DSC fourth semester Physics, Wave and Optics। हम यूनिट 1 को हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिटेल में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, उसकी डिपेंडेंसी भी हमने देख ली थी। इस यूनिट के अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक साउंड वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि ठीक ठाक है, एक चैलेंजिंग भी है, हर किसी से नहीं बनता है और रेफरेंस किताबों में बहुत आगे पीछे उल्टे सीधे तरीके से दिए रहता है, इसलिए टफ टॉपिक भी कह सकता हूँ मैं उसको, है ना। तो यहाँ पे आज उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे कि साउंड वेव का ट्रांसमिशन, उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है और उसी पर डिपेंडेंट हम अल्ट्रासोनिक वेव की प्रॉपर्टी पे आधारित सोनार सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट डेफिनेशन पार्ट एक ये है कि एकॉस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम, जिसको माध्यम की ध्वनिक की प्रतिबाधा या ध्वनिक प्रतिबाधा कहा जाता है। इसको जेड से अपन डिनोट करते हैं, जेड लेटर से डिनोट करते हैं। तो है क्या प्रतिबाधा? कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की रास्ते में रुकावट। तो साउंड वेव जैसे आप जानते हैं कि एक साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसके लिए ट्रेवल करने के लिए हमको मीडियम की आवश्यकता होती है और मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेट करते हुए आगे वेव जो है ट्रेवल करता है। तो साउंड वेव जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस मीडियम में साउंड वेव का रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक ये सारी चीजें होती हैं। परावर्तन हो जाता है और अपवर्तन होता है, ये सारी प्रॉपर्टी उस वेव में होती है। सिंपल उदाहरण है कि अगर सड़क पे बस जा रही है, हॉर्न बजता है तो उसकी साउंड आपको, आप अपने घर के अंदर भी हैं तो भी आपको सुनाई देती है। तो वो साउंड वेव किसी तरीके से मुड़ मुड़ा के आपके पास आता है, सामान्य भाषा में जो कहा जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसी चीज फिजिकल फेनोमेना को आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले माध्यम ध्वनि के इंटेंसिटी को कुछ कम करता है, कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें चेंजेस लाता है, तो वही एक इस तरह से जो एक रुकावट है वही प्रतिबाधा के तौर पे कहा जाता है इसमें, है ना, इम्पिडेंस कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि किसी माध्यम की ध्वनिक प्रतिबाधा, कहने का मतलब क्या है कि वह भौतिक गुण है जो ध्वनि तरंगों के संचरण में आने वाले किस चीज को दर्शाता है जी? अवरोध को दर्शाता है। ठीक है, यह माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, तथा माध्यम में ध्वनि की गति v के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित होता है। मतलब acoustic impedance of the medium is multiplication of the two quantity, the density of the medium and the velocity of sound on those medium, whatever the medium, air, water, glass, depend on the situation. So the basic definition of the impedance is Z is equal to rho v, where rho is the density of medium, v is the velocity of sound. तो इसका मात्रक, SI मात्रक क्या होता है जी? रेयल। इसको रेयल कहा जाता है। और अगर इसको जब डिटेल में आप जब घनत्व वेग ये सब का वैल्यू पुट करोगे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड इसकी यूनिट आएगी। तो सिंपल फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे परिभाषा मैंने आपको बता दी। महत्व क्या चीज है, ठीक, इसका क्या इंपॉर्टेंट है? जब दो ध्वनि दो अलग अलग प्रतिबाधा वाले माध्यमों से गुजरती है तो ध्वनि का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है और इसकी वजह से प्रतिबाधा का अंतर जितना अधिक होगा, परावर्तन उतना ही अधिक होता है। मतलब दो माध्यम, कहने का मतलब है एयर से साउंड पानी में जा रहा है या एयर से स्टील के किसी ब्लॉक को पार करना है उसको, तो कितना परसेंट ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, ये सारी चीजें हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन एकॉस्टिक इम्पिडेंस का यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब मेन जो टॉपिक है, अच्छा हाँ, इसके कुछ यूजेस भी हैं। कहाँ पे है यूज इस प्रॉपर्टी का? स्पीकिंग ट्यूब्स। स्पीकिंग ट्यूब्स मतलब आप लोग फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस वगैरह लोग एक छोटा सा अपने चोंगे जैसा रखे रहते हैं और उसमें बोलते हैं, जब किसी को अनाउंस करना होता है तो उसमें बोलते हैं तो वो साउंड दूर तक सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं स्पीकिंग ट्यूब्स। ईयर ट्रम्प्ड। ईयर ट्रम्प्ड वो होता है जो जिन लोगों को कम सुनाई देता है तो उनके कानों में इस चीज को लगाया जाता है, जिससे साउंड वेव जो है एम्पलीफाइड होकर, रिफ्लेक्ट हो आउट होकर उनके पास जाता है, ज्यादा मात्रा में जाता है। जैसे हाथी, तो हाथी का कान बहुत बड़ा है तो उसको वो एक तरह का रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। ठीक, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि उसके सरफेस से साउंड वेव मैक्सिमम पोर्शन टकराकर उसके इनर सेंसर्स ऑफ द ईयर में जाते हैं। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जिससे आप कभी ना कभी डॉक्टर्स के पास आप देखे होंगे, जिससे वो दिल की धड़कनें या इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, वो स्टेथोस्कोप है। साउंड रिफ्लेक्टर्स। साउंड रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में जैसे हम लोग यूज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट
ऑडिटोरियम्स वगैरह में उसके शेप को एक अलग तरीके से बनाया जाता है, जिससे गूंज उत्पन्न होती है, जिससे साउंड अपन बहुत ज़्यादा गूंज के सुनाई देती है, एक अलग फील आता है वहाँ पर, ठीक। तो वैसे अल्ट्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, या साउंड वेव से मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे एंडोस्कोपी वगैरह के फॉर्म होते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने को बोलते हैं मेडिकल टर्म में, आप लोगों ने सुना होगा। तो साउंड वेव से ही हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के ऑब्जर्वेशंस के लिए भी मेडिकल एरिया में भी इसके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन वाला पोर्शन हो गया। मेन टॉपिक की ओर मैं आता हूँ, जिसका टाइटल है कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने वाला है, एंड बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, 8-10 मार्क्स का जो साइज का जो क्वेश्चन होता है उस पे आने वाला है। तो तात्पर्य क्या है टॉपिक का, कि दो माध्यम है यदि वो किसी एक बाउंड्री से सेपरेटेड है, तो जब साउंड वेव एक तरफ से दूसरी तरफ होके जाएगी तो बाउंड्री पे क्या चेंजेस होंगे, बाउंड्री पे टकराने के बाद उसमें कितना परसेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कितना परसेंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और कितना परसेंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा, कितना परसेंट ऑफ साउंड उस तरफ जाएगा, क्या चेंजेस होगा उस लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ट्रैवल में, इन सारी चीजों को ये टॉपिक यहाँ पे आपको समझाएगा। तो दो माध्यमों के बीच सीमा पर ध्वनि तरंगों का परावर्तन एवं पारगमन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। सबसे पहले एग्जाम में समझते, डायग्राम में समझते हैं कि ये एक बाउंड्री है, ये वाला जो बनाए हैं हम लोग, जो जिसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे अपन रखे हुए हैं, 0 पॉइंट पे। इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मीडियम 1 है, ठीक, जिसके लिए माध्यम की ध्वनिकी प्रतिबाधा Z1 इज इक्वल टू ρ1 V1 है। मतलब इस तरफ माध्यम का घनत्व ρ1 है और इस तरफ ध्वनि की गति कितनी है, V1 है। सिमिलरली इस बाउंड्री को पार करने, तो इंसिडेंट वेव, ये साउंड वेव अगर इस ओर से आता है तो इसका कुछ पोर्शन परावर्तित हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ पोर्शन इस तरफ चले गया, कुछ पोर्शन उसके बाद बचा हुआ पोर्शन इस माध्यम को पार करके ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ट्रांसमिट हो जाएगा, उस तरफ चले जाएगा जिसको मीडियम 2 बोलेंगे। तो उस तरफ की एकॉस्टिक इम्पीडेंस या ध्वनिकी प्रतिबाधा Z2 है, जो कि ρ2 और V2 से रिप्रेजेंट की जाएगी। ρ2 है उस तरफ के माध्यम का घनत्व, और V2 उस तरफ के माध्यम में जब वेव आपका साउंड वेव ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कितनी है, ठीक। तो ये डायग्राम हो गया, ये आपको बनाना है। चित्रांश जब ध्वनि तरंग दो माध्यमों की सीमा पर आपतित होती है तब ध्वनि का एक भाग परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग दूसरे माध्यम की ओर पारगमित हो जाता है, मतलब ट्रांसमिट हो जाता है। माना दो माध्यम जिसके घनत्व ρ1 ρ2 है, इन माध्यमों में ध्वनि का वेग क्रमशः V1 और V2 है। दोनों माध्यमों की सीमा कहाँ पर है जी, x इज इक्वल टू 0 पे है। तो डायग्राम इज क्लियर, ठीक। तो ध्वनिकी प्रतिबाधा दोनों ही एरिया के लिए ये फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा समझना है कि वेव जब ट्रेवल करता है तो उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव जब ट्रेवल करता है तो वेव को हम लोग ग्रीक एक लेटर होता है, जैसे फंक्शन को अगर कोई फंक्शन बोले तो आप एफ यूज कर लेते हो, वैसे ही वेव जब यूज किया जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये टर्म है, एक्चुअल में अगले सेमेस्टर में भी आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है। तो कोई भी जब वेव होता है, चाहे साउंड वेव हो, इलेक्ट्रिकल वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, उसको एक नोटेशन साई फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो साई जो लेटर है ग्रीक में ऐसा त्रिशूल जैसा, वो अपने आप में वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि यहाँ पे साउंड वेव है, ट्रेवल आउट कर रहा है, उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है, तो उसका जो फंक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, साइन से रिप्रेजेंट होगा। तो अब हमें इन तीनों टाइप के सिचुएशंस के लिए, मतलब साउंड वेव का एक भाग आता है, एक भाग टकरा कर वापस की ओर जाता है, और एक भाग ट्रांसमिट होकर आगे की ओर जाता है। 1, 2 एंड 3, इन तीनों ही टाइप के वेव्स के लिए वेव इक्वेशंस लिखने हैं। वेव इक्वेशन ध्यान से समझिएगा। तो देखिए x का जो डायरेक्शन है, वेव का डायरेक्शन है x एक्सिस की ओर है, x एक्सिस की ओर है। तो अब देखिए, और टाइम का डिपेंड यहाँ पे रहेगा क्योंकि वेलोसिटी है, तो कुछ ना कुछ टाइम इसको लगेगा ट्रेवल आउट करने में। तो वेव इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, उसको आप समझिएगा। अब ध्वनि के आपतित, परावर्तित और ट्रांसमिट मतलब पारगमित, ठीक, भागों से संबंधित तरंग के समीकरण निम्नानुसार होंगे। कैसे, साइन आई एक्स टी, मतलब एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। साइन आई लिखने का मतलब है इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू ए आई इज एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। तो साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स ये आइडियल इक्वेशन है, ये आप जानते हैं ना। वेव फंक्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये पहले वाले क्लासेस में मैंने इसको डिनोट आपको बता दिया है कि वेव फंक्शन एक आइडियल फॉर्म में ऐसा दिखाई देता है साइनसोइडल फॉर्म में, जहां ओमेगा उसकी कोणीय वेग है
और k को क्या कहते हैं जी, संचरण नियतांक या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सो वी हैव इंसिडेंट वेव इक्वेशन xt ai is amplitude of the incident wave sin omega t minus k1 of x, ओमेगा कोणीय उसके जो वेग है उतना ही है। दूसरा, उस आने वाले वेव का कुछ भाग क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा। तो साइन आर एक्स टी इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के वन ऑफ एक्स, ये भी के वन ऑफ एक्स, ये भी के वन ऑफ एक्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपके मीडियम नंबर 1 में ही हो रहा है, इसी तरफ बाउंड्री के इस तरफ हो, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज फॉर द मीडियम, तो इस तरफ मीडियम के इस तरफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है, k1 है, और इस तरफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है, k2 है। ठीक, सो वी हैव this equation, and finally the another portion of the wave is transmit. So transmit wave is another side of the medium, so sin t xt is equal to at, it means amplitude of the transmitted wave sin omega t minus k2 x, and here we use the propagation constant is k2, k2 क्या है जी, दूसरे साइड का प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ये तीनों टाइप के साउंड वेव के लिए हम लोगों ने वेव इक्वेशन लिख लिया। साइन फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करता है, k1 k2 संचरण नियतांक है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस सिचुएशन पे बाउंड्री कंडीशन लगानी है। ये डेरिवेशन अपने आप में एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का है। तो बाउंड्री पे क्या परिवर्तन होता है, इन दोनों वेव के इस बाउंड्री पे क्या चीज जरूरी है, आवश्यक है इस तरफ के वेव को उस तरफ जाने के लिए, और इसके बिहेवियर को कंटिन्यूअसली मीडियम नंबर 1 से लेके मीडियम नंबर 2 तक बने रहने के लिए। तो क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है उसको आप समझिएगा। तो परिसीमा प्रतिबंध कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे बाउंड्री कंडीशंस। क्या होंगे, सबसे पहला, यहाँ अगर ये एक लाइन, ये बाउंड्री है और कोई वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, तो उसका एक भाग क्या हो गया जी, रिफ्लेक्ट हो गया। मैं रफ डायग्राम ऐसे बनाया हूं, ये ऐसे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, ऐसे। तो जरा देखिए, तरंग कण के विस्थापन साइन एक्स टी को सीमा पर सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस बॉर्डर पर कंटिन्यूअस होना चाहिए वेव को, अर्थात कण के जो वेग घटक डेल साइन बाई डेल टी टी को भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। भाई कंटिन्यूअस रहेगा वेव फंक्शन बाउंड्री पे, तभी तो पार होके उस तरफ जाएगा। तो ये अपने आप में एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस as so on as their velocity is also continuous at the boundary where x is equal to 0। दूसरा, तरंग का जो दाब एक्सेस है, प्रेशर, ये p is equal to माइनस ई डेल साइन बाई डेल एक्स, ये मैंने निकाला हुआ है। आप इसी सीरीज की पहली या दूसरी क्लास में जो हम लोगों ने जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब हम लोग जो सॉल्व किए हैं, जो वाला वीडियो है, जो लेक्चर है, उसमें प्रेशर एक्सेस कितना होता है वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि P इज इक्वल टू दिस मच ऑफ होता है। वहां मैंने आपसे कहा भी था कि इसे आपको याद करके चलना है। तो यहाँ पे मैं साइन यूज कर रहा हूँ, वहां पे बाई यूज किए थे। तो जो प्रेशर की जो अधिकता होती है या फिर प्रेशर जो होता है वो भी बाउंड्री पे क्या होना चाहिए जी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी वेव फंक्शन इस तरफ से उस तरफ होके जाएगा। सो मैथमेटिकली कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे उसको समझिएगा। और एक चीज जानिएगा, हम लोग साउंड वेव की वेलोसिटी जब निकाल रहे थे तो आपको पता है कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से आया था कि E इज इक्वल ई अपॉन रो, है ना ये। और न्यूटन ने ये कहा था कि E जो है ET है, समतापी गुणांक है, और लाप्लास ने ये कहा था कि E जो है वो गामा P है। ET है, ये न्यूटन ने कहा था, ये कहा था कि P के बराबर होता है, और लाप्लास ने कहा था कि वो गामा P के बराबर होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो E है एक्चुअल कंडीशन में गामा P, या फिर यहाँ पे डबल नोटेशन से बचने के लिए P नॉट का यूज कर लिए हैं, तो P नॉट होता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में E की जगह गामा P, और गामा होता क्या है जी, दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, Cp अपॉन Cv। तो ये छोटे छोटे नोटेशंस मैं आगे यूज करने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है जिसे आपको याद करके चलना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, सिचुएशन डिफाइन किया, दोनों के लिए क्या जरूरी बाउंड्री कंडीशन था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हमने डिफाइन किया। अब इसे मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर वेव के प्रतिबंध किस तरह से होंगे, इंसिडेंट वेव एक तरफ है, रिफ्लेक्टेड वेव एक तरफ है, बराबर उस तरफ ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक, ऐसा लिखेंगे आप। तो प्रेशर इंसिडेंट
वेव का प्लस प्रेशर रिफ्लेक्टेड वेव का बराबर प्रेशर ट्रांसमिटेड वेव का, क्योंकि बॉर्डर यहीं पर है ना, बराबर मतलब बॉर्डर। अब वेलोसिटी के कंसेप्ट में क्या होगा कि देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ रफ डायग्राम। ये है सिचुएशन हमारा इस तरीके से। तो आपतित किरण का वेग क्या होगा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है वेव आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो और रिफ्लेक्टेड वेव तरंग का वेग क्या होगा, डेल साइन आर बटे डेल एक्स, लेकिन उसकी दिशा अपोजिट है, रिफ्लेक्ट हो गया मतलब अपोजिट दिशा में जा रहा है, इसलिए उसमें साइन क्या लगेगा, माइनस, इज इक्वल टू डेल साइन टी अपॉन डेल एक्स, ट्रांसमिटेड वेव का वेलोसिटी, तो डेल साइन टी अपॉन डेल एक्स। तो ये वाले आपके बाउंड्री कंडीशन के मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो बाउंड्री कंडीशन 1 और 2 से आया है ये वाला, ठीक। ये जो सिचुएशन हमने लिखे हैं प्रेशर्स और वेलोसिटी के। तो अब देखिए आपने साइन एक्स टी आई आर और टी के लिए डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे। अब इनका यूज करना है, ये इसमें क्या करना है जी, एक्स के जगह 0 रखना है, ठीक, क्योंकि आप कहाँ पे देख रहे हो सारे सिचुएशन को, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। इन समीकरणों में एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई कराना है इसको, ठीक। तो क्या मिलेगा आपको, एक ठोको मैं बता रहा हूं यहाँ पर साइन आई, ये वाला अगर एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये ए आई साइन ओमेगा टी, मुझे ये सिचुएशन सॉल्व करनी है, साइन आई एक्स टी प्लस साइन आर एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी एक्स टी at where x is equal to 0. So here I put x is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 0 और ये चीज सेटिस्फाई कराऊंगा तो साइन ओमेगा टी यहाँ भी मिलेगा, साइन ओमेगा टी यहाँ भी मिलेगा, साइन ओमेगा टी यहाँ भी मिलेगा और दोनों पक्षों से कॉमन निकलकर साइन ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद। तो देखिए जरा ये मिलेगा, ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर अल्फा। ये बहुत मेन इक्वेशन है इसलिए इसको 1 2 3 के सीरीज से अलग नाम दे दिए हैं इक्वेशन नंबर अल्फा। तो ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी, ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर वेव से मिला। अब इसको अप्लाई करेंगे ये वाला, कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 ना, याद रखेंगे। तो पहले डिफरेंशिएट करोगे, इसमें पुट करोगे और एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे। समझिए आ रही होगी बात, ठीक। इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को पहले डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, देन एक्स के जगह पर 0 पुट करना है और इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को। देखिए जरा क्या आने वाला है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 एवं 4 से x इज इक्वल टू 0 पर ये ऐसा लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स साइन आई एक्स टी का माइनस डेल अपॉन डेल एक्स साइन आर एक्स टी का बराबर डेल वाई डेल एक्स साइन टी एक्स टी का, यही तो वेलोसिटी बनेगा। तो पहले वाले टर्म का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए आई कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, और एक्स्ट्रा में क्या है जी, के वन ऑफ एक्स माइनस के साथ है, एक्स का डिफरेंशिएशन फलन का फलन है, माइनस के वन आएगा यहाँ पर। सिमिलर दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा जब साइन वाले टर्म का, तो ए आर कॉस ओमेगा टी माइनस के वन ऑफ एक्स, एक्स्ट्रा में क्या आएगा, माइनस के वन, आउट बराबर के उस तरफ ए टी कॉस ओमेगा टी माइनस के टू ऑफ एक्स, एक्स्ट्रा में आएगा माइनस के टू। तो फिलहाल ये माइनस के वन सामने लिख लिया गया है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस की वजह से, इस वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। इस तरफ की चीजों को भी एडजस्ट करके हम ऐसा लिख लिए और x की जगह पर क्या पुट कर दिए जी आप यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0। तो ये वाले सारे टर्म आपके हो गए 0, ये वाले कि बाउंड्री कहाँ है, x इज इक्वल टू 0 पर है। तो ये मिल गया। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन है, cos ओमेगा टी कॉमन है, तो cos ओमेगा टी भी कॉमन निकालकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली k1ai k1ar इज इक्वल टू माइनस k2at यहाँ से बचेगा। एंड फाइनली माइनस को यहाँ से अगर कॉमन निकाल लूँ मैं और k1 को यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो k1ai माइनस ar इज इक्वल टू k2at, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी का यूज करते हुए प्रतिबाधा के टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। तो यहाँ तक प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, ठीक। हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन अल्फा इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन नंबर फर्स्ट से सिंपल वेव फंक्शन के कंटिन्यूटी के डिफिनेशन से निकाला और ये वाला बाउंड्री कंडीशन 1 के ही वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से निकाला। अब यहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स को कन्वर्ट करना है प्रतिबाधा के टर्म पे,
तो कैसे होगा? यहाँ पे साइड में मैंने उसका रफ किया है, आप डायरेक्ट भी इस चीज को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे K1 का मान होगा ओमेगा Z1 बटे गामा पी नॉट और K2 का मान होगा ओमेगा Z2 बटे गामा पी नॉट। कैसे होगा उसको देखते हैं। हमें पता है कि K बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ठीक, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है और हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंग का वेग क्या होता है जी, अगर v1 है तो e अपॉन रो 1, और अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं यहां से त्रिया गुणा करके, और ई के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, गामा पी नॉट, ठीक, क्योंकि लाप्लास ने ई के जगह गामा पी नॉट कहा था, तो गामा पी नॉट अपॉन रो 1 अगर आप स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो ये v1 स्क्वायर, रो 1 इधर चले जाएगा, तो रो 1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू गामा पी नॉट, ठीक। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो पहले के लिए तो v1 इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब आप k बराबर ओमेगा अपॉन v1 लिखेंगे। कैसे ओमेगा अपॉन v1 लिखेंगे, यहां पर देखें, ठीक है, k बराबर क्या लिखा है जी, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो यदि मैं 2 पाई n बटे लैम्डा n लिख लूं, n का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो 2 पाई n क्या होता है, ओमेगा, और लैम्डा n किसको लिखूंगा, ये देखिए पहला वेलोसिटी ले रहा हूं तो v1 लिखूंगा, और v1 क्या है, तो v1 तो ये है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एडजस्ट करने के लिए ओमेगा बटे रो 1 और v1 का स्क्वायर, मतलब रो 1 v1 का गुणा कर लिया, तो बैलेंस करने के लिए रो 1 v1 कर लिया, ऐसे कट पिट के क्या आएगा, यही आने वाला है। अब मैं जानता हूं कि ये रो 1 v1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाला हूं मैं, गामा पी नॉट है, और रो 1 v1 क्या है, Z1 है, स्टार्टिंग में डिफाइन किए हम लोग, ये देखिए, ये देखिए रो 1 v1 क्या है, Z1 है। तो फिर ये छोटा सा ट्रीटमेंट यहाँ पे करके आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट को प्रतिबाधा के टर्म पे बदलना है भाई, तो वो पूरा वर्क यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे बैलेंस किए हैं, रो 1 v1 का ऊपर नीचे गुणा हुआ है, सबसे पहले k को ओमेगा अपॉन v1 लिखा गया है, फिर ऊपर नीचे रो 1 v1 का गुणा करके बैलेंस किया गया है, और रो 1 v1 स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है, और रो 1 v1 जो है Z1 होता है, तो फाइनली यू हैव k इज इक्वल टू ओमेगा Z1 अपॉन रो पी नॉट, पी नॉट यहाँ से आ रहा है, एक्सेस प्रेशर है। सिमिलरली फॉर K2, K1 के लिए Z1 करके और K2 के लिए Z2 करके आप K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू प्रतिबाधा के टर्म पे यहाँ पे निकाल लेंगे। उस पर्टिकुलर दोनों थिंग को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मुझे मिलने वाला है Z1 AI माइनस AR इज इक्वल टू Z2 AT, ओमेगा बटे गामा पी नॉट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कॉमन निकल कर, कॉमन मतलब दोनों पक्षों में एक साथ आएगा, तो ओमेगा बटे गामा पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली AI माइनस AR इज इक्वल टू Z2 बटे Z1, इसको डिवाइड में ले आओगे तो 80, दिस इज माय अनदर स्पेशल इक्वेशन विच वी कॉल्ड बीटा। तो अल्फा हमने दिया हुआ है यहाँ पे नाम, देखिए ये वाला, और बीटा हमें यहाँ से मिल गया दूसरे बाउंड्री कंडीशन से, ये वाला। तो अब दो समीकरण हमें मिल गए हैं, अल्फा और बीटा। तो इन दोनों समीकरण अल्फा और बीटा को हल करके हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द साउंड वेव कैलकुलेट करनी है। डेफिनेशन वाइज क्या होगा उसको जानेंगे, पहले मैथमेटिकली इस इक्वेशन नंबर अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा को सॉल्व करना है हमको। तो सिंपल तरीका है, ये लिख दिया गया है यहाँ पर इस पेज में, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर अल्फा निकल के आया था, ये इक्वेशन नंबर बीटा निकल के आया था। सबसे पहले हल करना है हमको, तो हमने क्या किया जी, हल करने के लिए यहाँ पर आप पहला टर्म ये करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक। रफ का काम मैंने यहाँ पे नहीं किया है ना, वो चीज आपको रफ में करके निकालना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ देते हो तो प्लस प्लस प्लस, तो आप ध्यान देंगे कि ए आर कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे 2ai मिलेगा, 2ai मिलेगा, और इस तरफ कॉमन क्या निकलेगा, 80 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस Z2 बटे Z1, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 प्लस Z2 बटे Z1, और इस तरफ है 2y, तो 2y का 2 नीचे चला जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 बटे 2Z1, और ai इज इक्वल टू 80, और अगर मैं 80 बटे ai निकालना चाहता हूं तो उसे मैं लिखूंगा ऐसे। आई होप यू गेट दी कैलकुलेशन। 80 बटे AI इज इक्वल टू 2Z1 बटे Z1 प्लस Z2, ये मुझे मिलेगा, ठीक, ये मिल गया, ये लिखा है यहाँ पे। फिर से दोबारा इसी समीकरणों को जब आप, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं मैं इसको पहले, अभी एक बार जोड़ने से ये मिला हमें, है ना।
तो ये मिल गया। अब इसी समीकरण को देखिए, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहने का क्या तात्पर्य है, कितना एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए कितना एम्पलीट्यूड आ रहा था। तो 80/AI जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ये जो निकाल के लेके आए हो आपकी 80/AI, 80 है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, और AI है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो दोनों का ये जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट क्या है, पारगमन गुणांक, ध्वनि का पारगमन गुणांक, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T12। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, 80/AI था, उसको क्या कहते हैं, T12। ये क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है। अब मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, AR/AI होगा। वो कैसे निकलेगा उसका कैलकुलेशन समझिए। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को घटा दूंगा अगर मैं, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो AI कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरफ आपको मिलेगा 2AR इज इक्वल टू, इधर आपको मिलेगा 1 माइनस Z2/Z1, एंड कॉमन में आपको मिलने वाला है 80। और जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो 80 बटे जो AR मिलने वाला है, 80/AR की वैल्यू, ठीक, क्या मिलेगी, सबसे पहले यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ आएगा और पलट जाएगा क्योंकि मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो 2Z1/Z1 माइनस Z2। लेकिन ये कोफिशिएंट नहीं है, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के बीच नहीं बनेगा, ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट के बीच में बनता है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में बनता है। तो अभी मेरे को चाहिए AR/AI, तो वो कैसे मिलेगा, तो ये जो निकला है 80/AI और ये जो निकला है 80/AR, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे एडजस्ट आउट करेंगे। तो कैसे एडजस्ट आउट करेंगे, कैसे मिलेगा आपको कि 80/AR जो यहाँ से आपको मिला उसमें अगर डिवाइड कर दोगे आप 80/AI को, इस वाले को, तो देखिए क्या मिलेगा, 80 कैंसल आउट होगा। फाइनली इस तरफ आपको मिलेगा AR, ये वाला AR बटे AI की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डायरेक्ट में अगर अपन लिखें, ठीक, तो ये वाली मिलेगी। आप डिवाइड कर दोनों वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, 80/AR, 80/AR की वैल्यू ये है 2Z1/Z1 माइनस Z2 बटे, इसकी वैल्यू क्या थी, 2Z1/Z1 प्लस Z2। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बटे के बटे पलटेगा, और फाइनली जब एक बार और रिवर्स करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो मुझे AR/AI चाहिए ना, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव का आयाम बटे इंसिडेंट वेव का आयाम को मैं कहूंगा परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन गुणांक, या फिर रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ द साउंड, और उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा R12 से, जो कि AR/AI से रिप्रेजेंट होगा, जिसका मान होगा Z1 माइनस Z2/Z1 प्लस Z2। यहाँ पे एक बार और पलटेगा ना, कंफ्यूज मत होना है, 1/Z1 माइनस Z2, 1/Z1 प्लस Z2 पलट कर Z1 प्लस Z2 बटे Z1 माइनस Z2 होगा, जिसे एक बार फिर रिवर्स करोगे इस रूप में लिखने के लिए, तो फाइनली यू गेट दिस। तो ये एक रफ कैलकुलेशन यहाँ का है, या आप डायरेक्ट या तो याद करके चलिए एग्जाम में, इन दोनों समीकरण को हल करने से आता क्या है ये, तो भी आपका काम चलेगा, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। बट इसके कैलकुलेशंस को अपने इसमें इंक्लूड करना अननेसेसरी है। मैंने समझा दिया आपको कि कैसे इन दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ने, एक बार घटाने, और इस तरह से डिवाइड करने से ये दो क्वांटिटीज जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, एक ये वाली और एक वाली, आप प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने उन्हें स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया है। R12 मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, T12 मतलब ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। सो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 ध्वनि के परावर्तन गुणांक और ध्वनि के पारगमन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर डिफरेंट सिचुएशंस आपको बताने हैं जहां से आपके टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं इसके सिचुएशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस या कंडीशंस में कहूं, स्थिति 1 क्या है, समीकरण 5 में यदि Z1 बड़ा है Z2 में, इसमें देखिए समीकरण 5 में यदि Z1 बड़ा है Z2, Z1 बड़ा है Z2 कहने का क्या तात्पर्य है, पहले मीडियम की प्रतिबाधा ज्यादा है दूसरे माध्यम से, तो हमेशा क्या होगा जी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा,
Z1 बड़ा है Z2 से तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी मिलेगा। तब R12 का मान सदैव क्या मिलेगा? धनात्मक ही मिलेगा, जो कि यह दर्शाता है कि आपतित तरंग एवं परावर्तित तरंग एक ही कला में होंगे हमेशा। ये क्वेश्चन पूछता है, दर्शाइए कि किसी परिसीमा पर ध्वनि की आपतित तरंग और परावर्तित तरंग की कला एक ही होती है या सेम कला सेम फेज में होते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन है उसका। इक्वेशन नंबर स्थिति नंबर 2 इसी के लिए। दूसरा, पुनः समीकरण 5 में यदि Z1 छोटा है Z2 से, तो अगर यहाँ पर Z1 छोटा हो जाएगा Z2 से, यहाँ पर इस वाले में Z2 बड़ा हो जाएगा, तो आपको R12 की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, हमेशा नेगेटिव मिलेगी। और उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपतित तरंग और परावर्तित तरंग के फेज में परिवर्तन हुआ है। कितने का परिवर्तन हुआ है? पाई कला का परिवर्तन। माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो चूंकि समीकरण 5 में Z1 माइनस Z2 का जो टर्म है वो Z1 छोटा है Z2 के कारण क्या आएगा जी? R12 का मान हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होगा, जो कि ये प्रदर्शित करेगा कि परावर्तित तरंग आपतित तरंग से पाई फेज पर परावर्तित हुआ है। अनदर स्थिति नंबर 3 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, यहाँ पर देखिए कहा गया जी हमारा ये इक्वेशन, ये वाला। इसमें तो कोई नेगेटिव है नहीं, तो इसमें आप चाहे Z1 ग्रेटर देन Z2 ले लीजिए या Z2 ग्रेटर देन Z1 ले लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ट्रांसमिटेड वेव के लिए कोई फेज चेंज नहीं होता। सबसे पहली बात, जैसा इंसिडेंट वेव आता है वैसा ही वैसी वेव आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक, मतलब समीकरण 6 से स्पष्ट है कि T12 का मान सदैव धनात्मक मिलता है, सदैव प्राप्त होगा, अर्थात Z1 और Z2 के मान में कमी या अधिकता होने से T12 सदैव धनात्मक ही मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यम में पारगमित या ट्रांसमिटेड होने वाली तरंग में कोई फेज चेंज नहीं होता। ठीक, मतलब दीवार के उस पार के व्यक्ति की बात अगर आप सुन रहे हैं और साउंड वेव अगर दीवार के इस तरफ आपको सुनाई दे रही है, तो आपको वो जैसा बोल रहा है वैसा ही सुनाई देगा। लेकिन अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं और वहां पे बहुत जोर से बोलते हैं और आपकी ध्वनि की जो साउंड वेव है पहाड़ों से या हिल से टकरा के वापस लौटता है, तो आपको इको सुनाई देता है। इको मतलब रिवर्स साउंड होता है, वो गूंज बोलते हैं उसको। ठीक, एक अंतराल होता है, रिवर्स मोड में सुनाई देता है, तो एक चेंज होता है उसमें। तो वो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। और सिंपल एग्जाम्पल, यदि कोई बहुत ठोस दीवार है, रिजिड वॉल, तो उसके लिए Z2 प्रतिबाधा क्या होगी जी? अनंत होगी। बहुत कड़ा दीवार है, सीमेंट की वॉल है, ट्रांस, तो उसका प्रतिबाधा क्या होता है? अनंत होता है, हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो फिर क्या होगा? ए उस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखिए, अगर Z2 के वैल्यू इन्फिनिटी है यहाँ पर, तो 1 बाई इन्फिनिटी, Z1 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। ठीक, ऐसे आप निकालेंगे इस चीज को यहाँ पर। ठीक है, तो वो इस चीज को बताता है कि जब इन्फिनिटी हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर, तो ए आर इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, Z2 क्या हो जाएगा बोल रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये नीचे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो T12 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, वेव का कोई ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, साउंड वेव उस तरफ जाएगा ही नहीं। और अगर Z2 यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो Z2 सेम हट गया, मान लो इन्फिनिटी को नेग्लेक्ट आउट कर दिए। यहाँ पर छोटी क्वांटिटी को अगर सिर्फ रखते हैं, मतलब Z2 को ना के बराबर मानते हैं, यहाँ पर नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसे करके, तो ए आर बटे ए आई इज इक्वल टू यहाँ पर यहाँ से। ठीक, तो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो कोई ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, तो फाइनली क्या होगा? यहाँ से एटी बराबर 0 हो जाएगा। एटी बराबर 0 हो जाएगा, तो फाइनली ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आर मिल जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है एम्पलीट्यूड के टर्म पे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए आई, आई इज इक्वल टू माइनस ए आर। इसका मतलब रहेगा कि कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वॉल से नो ट्रांसमिशन, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन, उस वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जो निकल के आया, ये आपके ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और पारगमन कोफिशिएंट्स को एट द बाउंड्री ऑफ द साउंड वेव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम करता है उसको अपन समझते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होगा। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एनर्जी, एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? तो स्टूडेंट्स, आप लोग वेव के ऊर्जा घनत्व का लेक्चर आप लोगों ने कर लिया है, मैंने कराया है वो वाला इक्वेशन आपके लिए। तो किसी
वेव के ऊर्जा घनत्व का समीकरण ये होता है, ठीक। इंटेंसिटी के कंडीशन में देखिए ई का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल के लेके आया था वो होता है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो, ऐसे होता है। यहाँ ए एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पर एरिया नहीं है। इसमें अगर वेलोसिटी को इनटू कर दोगे तो वो आई बन जाता है, मतलब आई तीव्रता जो है साउंड एनर्जी की इंटेंसिटी जो है ई इंटू वी के बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर, ई इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो ई का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऊर्जा घनत्व वाले समय क्लास में हमने किया है, इतना निकाल के लेके आते हैं हम लोग। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना, तो आई क्या हो जाएगा, तो आई बराबर उसमें सिर्फ वी साउंड के वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ई डॉट वी, तो वी का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आई कहलाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी क्या होता है जी, जेड होता है। रो वी क्या होता है, जेड होता है, तो ये जेड लिख दिया आपने। तो ये इंटेंसिटी का इक्वेशन हो गया साउंड वेव के लिए। अब इसी को यदि अपन को रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड इन सब वेव के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कैसे होगा, आई आर 2 पाई एन स्क्वायर, हियर एन इज फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड वेव कौन से माध्यम में था, पहले माध्यम में था, तो प्रतिबाधा Z1 हो गया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने वाले वेव को डिवाइड करते हैं इंसिडेंट होने वाले वेव के साथ, तो इंसिडेंट आई क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए आई बटे, इंसिडेंट वेव भी पहले माध्यम में था तो Z1, तो उसी माध्यम की प्रतिबाधा, तो भाई ये सेम टर्म तो कट जाएंगे, ठीक। अब Z1 और Z1 भी कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर बटे ए आई स्क्वायर, जिसको आप ए आर बटे ए आई का होल स्क्वायर लिखो, जिसको फाइनली Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ही आई थी, यही तो R12 था, ठीक। ये क्वेश्चन 7 मिल गया। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एनर्जी के टर्म पे कैसे निकालोगे, तो आई टी, तो यहाँ से आई टी क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए टी, एम्पलीट्यूड को ए टी स्क्वायर बोलोगे, और जेड अब Z2 हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरे माध्यम में चले गए हो, तो Z2 उसको डिवाइड करेंगे इंसिडेंट एनर्जी से, तो 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर, इंसिडेंट तो Z1 था, पहले वाले में था, तो फाइनली ये कट के आपके पास इतना बचेगा, Z2 बटे Z1 80 बटे ए आई का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें पता है कि 80 बटे ए आई तो इतना होता है, ये हम निकाले हुए हैं, तो इसे आप पुट कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पर इसको ब्रैकेट हटाने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, आई टी बटे आई आई, इक्वेशन नंबर 8 मिलेगा। ये क्या था, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ द एनर्जी। इससे पहले वाले में हमने निकाला है रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ द एनर्जी, ये वाला, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक। कितना पोर्शन रिफ्लेक्टेड हुआ, कितना परसेंट ट्रांसमिटेड हुआ, उन दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, समीकरण नंबर 7 और 8 को जोड़ दिया, तो ये था पहला टर्म और ये था पहला टर्म। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो सॉल्व होके क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, क्योंकि देखिए Z1 माइनस Z2 का होल लघुत्तम क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करोगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 और प्लस में 4Z1 Z2 है, जो कि प्लस में 2Z1 Z2 बन जाएगा, मतलब ऊपर में भी Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कैंसल आउट होकर क्या मिलेगा, 1, और इधर से एलसीएम क्या है, आई आई, तो आई आर प्लस आई टी इज इक्वल टू आई आई, ये सॉल्व होके ये मिलेगा आपको रिजल्ट में, तो आई आर प्लस आई टी इज इक्वल टू आई आई, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी प्लस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड साउंड एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट साउंड एनर्जी। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि ऊर्जा जो है संरक्षित है, इंसिडेंट साउंड एनर्जी का ही एक भाग रिफ्लेक्ट हुआ था और एक भाग ट्रांसमिट हुआ था। तो अगर ये प्रूफ करने के लिए आपको आएगा तो इस चीज को यहाँ तक कंप्लीट करना है, या उसी बड़े क्वेश्चन में भी इस चीज को इंक्लूड कर देता है वो, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज को देखिएगा, प्रैक्टिकली हमें ये मिला है, प्रैक्टिकली जो साउंड वेव का बिहेवियर हम ये पाते हैं कि वायु और जल सतह हेतु लगभग पूर्ण परावर्तन होता है। वायु और जल सतह, जैसे भाई यहाँ पे एयर है, ये मीडियम, और ये पानी है, इस तरफ पानी है, ठीक। तो साउंड वेव अगर ट्रेवल आउट कर रहा है और ये बाउंड्री है, यही आपका बाउंड्री है ना, x इज इक्वल टू ए, जो भी ले लो, ए जीरो जो भी, तो वायु और जल सतह के लिए साउंड वेव कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, पानी के अंदर नहीं जाता साउंड वेव, कंप्लीट, लगभग लगभग बोला है, लगभग लगभग, ठीक। वही बोला कि स्टील जल सीमा,
हेतु परावर्तन गुणांक 0.85 है या 85% होता है, अर्थात सिर्फ 15% साउंड ही पारगमित हो पाती है। मतलब अगर अब ये वायु और जल था, अब यहाँ पर अगर एक स्टील का प्लेट लगा है, उसके नीचे पानी भरा है, ऐसे, है ना, और उसमें अगर साउंड वेव आउट ट्रेवल आउट करा रहे हो तो लगभग कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है? 85%। इसमें तो लगभग 99% साउंड रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब साउंड वेव इसमें पानी में जा ही नहीं रहा है। स्टील है अगर, तो स्टील की वजह से लगभग 15% साउंड ही पानी के अंदर जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है? यही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। इसका क्या है? इसलिए हम लोग साउंड वेव का यूज नहीं कर सकते समुद्र के अंदर अपने कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, या वायु से उसके लिए। ठीक, तो साउंड वेव का यूज सबमरीन्स जो होते हैं वो नहीं यूज करते। आपने किसी मछली को बोलते हुए देखा है क्या? ये कोई समुद्री जानवर ऐसा जो बहुत ज्यादा आवाज निकालता हो या बातचीत करता हो? सब साइलेंट रहते हैं। मछली से लेके, केंचुए से लेके, घोंघे से लेके, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स, वो सब शांत हैं। उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है ओशन में, जैसा कम्युनिकेशन अर्थ के ऊपर है बाकी जानवरों में। गाय भी चिल्लाता है, मंकी भी चिल्लाता है, चिड़िया भी चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं, लेकिन ओशियनेट जो जीव है उनमें साउंड नहीं है। वो बिल्कुल क्योंकि वहां पे ये है, आप ट्रेवल नहीं करेगा साउंड वेव उस तक। तो वो लोग किस चीज का यूज करते हैं? हाँ, वो लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का। आपने सुना होगा व्हेल होती हैं, डॉल्फिन होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं। डॉल्फिन्स अपने अल्ट्रासोनिक वेव से ही समुद्र में ट्रेवल करता है। कई मछलियों की आंखें नहीं होती, आंखें भी नहीं होती और वो बोलते भी नहीं है, उनको साउंड तो प्रोड्यूस करना ही नहीं है, उनको उनकी जीभ वीभ से मतलब नहीं है। तो वो लोग अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जिसको परश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते। ध्वनि से परे जो है वो परस्वनी सोनी पराश्रव्य है। पराश्रव्य मतलब ध्वनि से परे। अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड वेव का यूज नहीं है, उससे ऊपर। तो हाथी, कुत्ते, इन लोग अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थ में रहने वाले कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अल्ट्रासोनिक, तो भूकंप जब आता है तो बहुत छोटी तरंगे जो निकलती हैं वो बहुत पहले ये लोग सेंस कर लेते हैं। इसलिए कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह आने से पहले कुत्ते, बिल्ली, इन लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास छोटी वेव पहले पहुंच जाती है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ये एक बहुत बैडली कॉन्सेप्ट है, दिक्कत है, जिसकी वजह से साउंड वेव इस तरह के बाउंड्री से आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। तो सबमरीन्स यूज अल्ट्रासोनिक वेव फॉर द डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन। जितने नेवल जहाज हैं, जितने नौसेना की सारी चीजें हैं, वो लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। यही फाउंडेशन है सोनार सिस्टम का। ठीक, आगे 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 अपन देखेंगे इसी में। एंड सबमरीन एनिमल्स स्पेशल क्वालिटी, मतलब उनके जो सबमरीन्स में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी भी स्पेशल क्वालिटी है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस आउट करने के लिए। ठीक, तो ये एक यही पूछता है कि परसेंटेज ऑफ द ट्रांसमिशन एंड परसेंटेज ऑफ द रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड वेव ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन एट द ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंट। ठीक, तो ये आप इस तरह से एकदम की पॉइंट में आप समझाएंगे। हियर वी हैव 99% ना और 100%, क्योंकि पूर्ण मैंने लिख दिया है। सो डोंट बी कंफ्यूज, यू पुट द डेटा सम लाइक 99 और 100। ठीक, ऐसा। तो एक रिजल्ट ये हुआ, यहाँ से समझ में आता है इतने से। एक इसी में क्लिक टॉपिक ये है कि प्रतिबाधा आप सुमेलन किसको कहेंगे? प्रतिबाधा सुमेलन या इम्पीडेंस मैचिंग। शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, बड़े मार्क्स से क्वेश्चन तो नहीं, तो लेकिन अभी जो सीखे हैं उसी से बन जाएगा। तो इम्पीडेंस मैचिंग कहने का मतलब है कि जब रिफ्लेक्शन को हम लोग लगभग लगभग पूरा पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब जितना साउंड वेव इंसिडेंट हो रहा है उतना ही ट्रांसमिट कर देते हैं। इस तरफ के माध्यम में अगर अगर कोई बॉर्डर है, इधर से इंसिडेंट वेव आ रहा है, तो कम लगभग कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाए। इंसिडेंट टू ट्रांसमिट, नो रिफ्लेक्शन, आर इज इक्वल टू 0, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग। कि इस तरफ की इम्पीडेंस और इस तरफ की इम्पीडेंस में क्या हो गई? मैचिंग हो गई। तो ये कपलिंग कॉन्सेप्ट आता है Z1 इंटू Z2 के स्क्वायर रूट के बराबर। उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर लगता है आपको या आपके टीचर आपसे कहते हैं कि हाँ इसे भी आपको पढ़ना है, तो वो फिर मैं आपके डिमांड के बेस पे इस चीज को कराऊंगा। दैट्स द हेवी रेंज ऑफ टॉपिक। ठीक, तो फिलहाल प्रतिबाधा सुमेलन क्या है? द ट्रांसफरिंग द एनर्जी बाय ट्रेवलिंग वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथआउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज जीरो, इज कॉल्ड इम्पीडेंस मैचिंग। मतलब आपतित ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब बिना परावर्तित हुए जाती है, तो उस अवस्था में हम उसको प्रतिबाधा सुमेलन की सिचुएशन कहते हैं। ठीक,
हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है आई जो हमने निकाला था। यदि Z1 बराबर Z2 हो जाए, दोनों तरफ की प्रतिबाधाएं क्या हो जाएं, एक समान हो जाएं, तो Z1 बराबर Z2 क्या हो जाएगा जी, ये दोनों बराबर हो गया तो जीरो। सो यू हैव अ स्पेशल कंडीशन की रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज जीरो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? अब आप कहेंगे कि वायु है एक तरफ पानी है। अब साउंड वेव को ट्रेवल कराना है, साउंड वेव को ट्रेवल कराने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु की घनत्व अलग है, पानी की घनत्व अलग है, तो दोनों की प्रतिबाधाओं को बराबर कैसे किया जाए? भाई पानी की प्रतिबाधा तो ज्यादा होगी, वायु की प्रतिबाधा कम होगी, कम घना है। अब मैं बोलूँ स्टील है और पानी है, अब स्टील का घनत्व तो पानी से ज्यादा होगा ना, तो आखिर इनकी प्रतिबाधाओं को बराबर कैसे किया जाए? सो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वी यूज्ड फॉर मैच दी इम्पीडेंस, और उसके लिए ये स्पेशल कंडीशन है ये वाला कि ऐसा अगर कुछ रेंज का बना सकते हैं अपन इस बाउंड्री के बीच में, तो फिर वो ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो अगर प्रतिबाधा बराबर है तब रिफ्लेक्शन जीरो है, लेकिन इजी नहीं है ना, पानी है वायु है, इनके बीच में कैसे दोनों माध्यमों के इम्पीडेंस को आप बराबर कैसे कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, ट्रांसमिशन एनर्जी इज 1। देखिए यहाँ पर Z1 बराबर Z2 कर दोगे तो ये 2 और ये 4Z2 और 4Z और ये भी 4Z, कट पिट के क्या आएगा 1, मतलब कंप्लीट ट्रांसमिशन हो जाता है यदि Z1 बराबर Z2 रहे तो। इस अवस्था में पारगमित ऊर्जा आपतित ऊर्जा के बराबर है। यही अवस्था क्या कहलाती है जी? प्रतिबाधा की सुमेलन की स्थिति कहलाती है। और इसको बनाने वाले इस चीज को देखिए, नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस तरफ और इस तरफ की डेंसिटी में फर्क होता है, ρ1 एंड ρ2 डिफरेंट डिफरेंट। सो Z1 इज इक्वल टू ρ1 V1 और Z2 इज इक्वल टू ρ2 V2। तो भाई पानी में ध्वनि का वेग और वायु में ध्वनि के वेग में भी फर्क होता है। ये प्रकाश तरंग थोड़ी है कि सभी प्रकार के माध्यमों में एक ही तरह के वेग से गति करेगा, नहीं, ये तो ध्वनि तरंग है। तो Z1 is not equal to Z2. It's a tedious task. It is a very difficult. So we use a electronic device which called a transducer. So transducer वो डिवाइस है जो कि प्रतिबाधा सुमेलन का काम करता है, मतलब Z1 को Z2 के बराबर करने का काम करता है ताकि ध्वनि का कोई भी हिस्सा परावर्तित मत हो, ज्यादा से ज्यादा चीज ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो एम्पलीफायर, चूंगा, बॉक्स, ये सब जो बोलते हैं उन सब के अंदर ट्रांसड्यूसर लगा होता है ताकि साउंड वेव मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया तक ट्रेवल आउट कर सके। तो ट्रांसड्यूसर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ध्वनि के परावर्तन के बगैर ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर करती है। इट्स अ रिफ्लेक्शन लेस और रिफ्लेक्शन विथआउट रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी, साउंड एनर्जी। द apparatus is called transducer। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप लोग देख लीजिएगा गूगल वगैरह करके। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ट्रांसड्यूसर क्या चीज है, क्या काम करता है। ठीक, तो ये यहाँ तक हमने प्रतिबाधा सुमेलन का कंडीशन जाना। जब भी प्रतिबाधा सुमेलन में शॉर्ट नोट्स आएगा तो ये की पॉइंट्स आप जरूर लिखें। इनके बिना आप कितना भी थ्योरी भर डालेंगे, आंसर आप पेज भरेंगे थ्योरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये की पॉइंट है। तो ये चीज, अब मैं आता हूँ, अब आपको ये पता चल गया यहाँ तक इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए या फिर समुद्र के अंदर हमें साउंड वेव की कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलती, तो हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो अब हम जानेंगे कि ये अल्ट्रासोनिक वेव पे आधारित सोनार तंत्र क्या है या फिर सोनार नेविगेशन सिस्टम क्या है, जो कि डिफेंस के फील्ड में या नेवल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो क्या चीज है। तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए छोटे मीडियम मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। ये मैथमेटिकल टॉपिक नहीं है, ये एक तरह से थ्योरी है बट इंटरेस्टिंग है, इसके कंक्लूजन्स पे ही बनता है। तो व्हाट इज द सोनार? द फुल फॉर्म इज सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड वेव के थ्रू नेविगेशन करना और रेंज का पता लगाना। किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड का ना, सिंपल साउंड का नहीं, अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो डॉल्फिन्स जिस चीज का यूज करती हैं, उनके मस्तक से वो लोग वाइब्रेट करके अल्ट्रासोनिक वेव निकालती हैं समुद्र के अंदर, और वो अल्ट्रासोनिक वेव उसके आसपास की चीजों से टकराकर वापस उसके पास आता है और वो उसको रिसीव करती हैं, और रिसीव करके वो आकलन लगा लेती हैं कि कोई चीज कितना दूर है उससे। यही चीज जो डॉल्फिन अपने आप में इस चीज को यूज करता है, उसी चीज को जहाजों में जो हम लोग यूज करते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं सोनार सिस्टम या फिर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो उसी को सोनार सिस्टम कहते हैं। बहुत इजी है, देखिए इसका फुल फॉर्म है नौ चालन में ध्वनि से परास या दूरी का मापन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार वह युक्ति है जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई अथवा समुद्र जल में डूबी हुई वस्तुओं का क्या करते हैं, पता लगाया जाता है। इन उपकरणों में उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव,
हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी, बारीक छोटी फ्रीक्वेंसी। बड़ा फ्रीक्वेंसी मतलब बड़ी तरंग दैर्ध्य, बड़ा वाला साउंड। तो ये हमारे कानों से इसको ग्रहण नहीं कर सकते अल्ट्रासोनिक वेव को, है ना? तो छोटी तरंग दैर्ध्य, हाई तरंग दैर्ध्य। अथवा पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन एवं प्रतिध्वनि इको का प्रयोग किया जाता है सोनार तंत्र में। कौन से वेव का यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वेव मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हटाता हूं। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक मशीन है आपके पास और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। मान लो ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन का अपना उसका देखना, आप डॉल्फिन का इमेज सर्च करिएगा, उसके सर अच्छे बड़े से होते हैं, उसके अच्छा इस तरीके का एक रिसीवर सा रहता है उसमें। तो मान लो वो एक अल्ट्रासोनिक वेव इस तरह से निकालता है। तो वो अल्ट्रासोनिक वेव आगे जाकर किसी चीज से टकराता है और टकरा कर उसका इको वापस आता है। इको वापस आता है, तो इको वापस आता है तो फिर डॉल्फिन ये सेंस कर लेता है कि वो कितना दूर में है। तो एक्चुअल में साउंड वेव दो बार ट्रेवल कर रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी कितना तय किया वो मुझे पता लगाना है, ये मेरा खोजने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक, कितना दूरी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, चाल वेलोसिटी गुणित समय, तो वीटी। ठीक, अब चूंकि साउंड वेव दो बार ट्रेवल किया था तो दो बार वो बताएगा, तो उसको जस्ट क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो मुझे एक्चुअल में वो कितना दूर है वो क्या पता चल जाएगा, सिंपल। तो वही चीज ये फॉर्मूला है कि चाहे हाइट आप ऊपर से नीचे की ओर नापें तो साउंड वेव को भेजें और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप उस चीज को डिफाइन कर लोगे। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है समुद्र तल की गहराई याद करने के लिए। ठीक, तो ऐसा आपको इसका बेसिक बनाना है। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो समुद्र के नीचे गहराई में इस तरह से डूबा गिरा हुआ है, तल में यहाँ पर वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो कोई जहाज है जो ऑब्जर्वेशन जहाज है वो उसको खोज रहा है, तो उसके नीचे लगा रहता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये साउंड पल्स जनरेट करता है। तो ये लाल रंग में जो खींचे हैं हम लोग, वो अल्ट्रासोनिक साउंड है जो नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जाने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस लौटता है। तो ये डॉट लाइन में जो खींचे हैं वो इको है, जो रिवर्स होके जा रहे हैं, और फिर उसको यहाँ एक रिसीवर लगा रहता है, वो उसको रिसीव कर लेता है इस साउंड पल्स को। और इन दोनों के बाद एक बार गया एक बार आया, और कितने गति से, साउंड की जो गति है v, और कितने समय लगा उसको आने जाने में, तो उसका यूज करके इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, यहाँ जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके थ्रू आप ये कितने गहराई में है उस चीज को पता लगा लोगे, इतने गहराई में कुछ चीज है। ठीक, और समुद्र तल अपने हिसाब से, जिस हिसाब से, तो फिर उसको फिर वहां पे ऑब्जर्व करके जाके सबसे पहला चीज कि समुद्र कितना गहरा है, एक तो वो पता लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक ये किसी ठोस चीज से टकराएगा नहीं वापस लौटेगा नहीं। और अगर कोई चीज सबमर्ज्ड है, कोई चीज अगर डूबी हुई है, कोई कंटेनर अगर डूबा है, तो उसकी लोकेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस आउट कर सकते हैं। तो ये एक रफ सा डायग्राम आप बना दीजिएगा। तब कैसे काम करता है ये सिद्धांत है, ठीक, कि सोनार सिस्टम का सिद्धांत कैसे है, तो यही है ये वाला पैराग्राफ, कि जब पराश्रव्य तरंगें पानी से होकर गुजरती हैं तो वे पानी में मौजूद वस्तु से परावर्तित होकर एक इको सिग्नल बनाती हैं। पल्स के उत्पन्न होने, मतलब जो भेज रहे हैं उसको साउंड पल्स बोलते हैं, और उसके ग्रहण होने के बीच के समय अंतराल को के माध्यम से सिग्नल जनरेटर के स्रोत से वस्तु की सटीक स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये चीज ही क्या कहलाता है, हमारा सोनार सिस्टम कहलाता है। डेफिनेटली पेपर में पूछता है, पॉपुलर टॉपिक है 3-4 नंबर वाले छोटे शॉर्ट नोट्स में। लेकिन इसके कंक्लूजन्स मैथमेटिकली फाउंडेशन कहाँ से आया, तो ये जो हेवी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन को लेके चलता है, जिसके लिए ये सारे एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किए, उस पर काम करेगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में, आज ये यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। यूनिट नंबर 1 के जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं जो कि 100% पेपर में आने ही वाले हैं, वो सारे हमने आज कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। आप अब इस यूनिट नंबर 1 को अपने हिसाब से इस नोट्स को मॉडिफाई करिए, चेंज करिए, जो भी कुछ अगर आपको नया मिलता है तो उसे ऐड करके कंबाइंड स्टडी मटेरियल आप बना लीजिए। ये नोट्स आपको इस वीडियो के अपलोड होते ही व्हाट्सएप चैनल पे यूनिट नंबर 1 के कंबाइंड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप चैनल से जाके उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना, मैं एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ। एक तो ध्वनिकी प्रतिबाधा का परिभाषा हमने देखा इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मीडियम अगर दो है और उस मीडियम में ध्वनि तरंग चलती है तो कितना परसेंट उसमें ट्रांसमिशन होता है, कितना परसेंट उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उस चीज को हमने जाना यहाँ पर।
उसके लिए ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट करने के लिए हमने वेव फंक्शन डिफाइन किए, वेव फंक्शंस पे बाउंड्री कंडीशंस हमने लगाए। क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन है ये। अगले सेमेस्टर में आप क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से फिर दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके हम लोगों ने मेन इक्वेशन अल्फा और बीटा प्राप्त किया, जिन्हें सॉल्व करके प्रोपोगेशन कांस्टेंट को प्रतिबाधा के रूप में प्रेशर एक्सेस के फॉर्मूले से यूज करके इक्वेशन नंबर बीटा प्राप्त किया, और इक्वेशन नंबर अल्फा और बीटा को न्यूमेरिकली सॉल्व करके हमने कोफिशिएंट्स प्राप्त किए, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स। और इससे कुछ रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट थे साउंड वेव के, वो हमने डिस्कस किया। ये तीनों रिजल्ट्स लिखने बहुत जरूरी है एग्जाम में, तब आपका मार्क्स अच्छे से कंप्लीट होगा। और उसके बाद कंक्लूड किए कि कितना परसेंट ऑफ साउंड रहता है, कितना परसेंट ऑफ रिफ्लेक्ट हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एनर्जी के लिए एनर्जी वाले इक्वेशन का यूज किया, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। उसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देन फाइनली यू हैव अनदर रिजल्ट्स की एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, कि अगर सिद्ध कीजिए साउंड एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एनर्जी कंजर्व रहता है, अगर पूछा जाए तो इस चीज को आप एस्टेब्लिश करेंगे। एक्सपेरिमेंटल क्या चीज होता है उसको हमने जाना, अल्ट्रासोनिक वेव्स के डेफिनेशंस को जाना, और उसी पे बेस्ड कैसे एक apparatus है ट्रांसड्यूसर, जो कि प्रतिबाधा को सम्मिलित करता है, रिफ्लेक्शन को नलीफाई करता है, उसके बारे में जाना। ठीक। और एक शॉर्ट नोट्स टॉपिक जिसको बोलते हैं सोनार सिस्टम, आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक, या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के तहत एक कंसेप्ट को यहाँ पे जाना। तो यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करिए। ये यूनिट नंबर 1 यहाँ पे मेरा तरफ से कंप्लीट होता है। कोई टॉपिक वैसे रह नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इतने सारे जितने हमने पढ़े हैं उसी से आने वाले हैं। कि और अनदर एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा कोई टॉपिक अगर आपको मिलता है तो आप वो मेरे से बताइएगा, हम उस पर चर्चा कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले तक। एक छोटा सा टॉपिक और है आपके सिलेबस में लिखा है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, विवर्तन। तो वो कुछ खास टॉपिक नहीं है, थ्योरी ही है, कहीं परिभाषा जैसा है कि विवर्तन क्या होता है, मतलब तीखे किनारों से किसी तरंगों का मुड़ना। आगे आने वाले यूनिट में मैं प्रकाश तरंगों का आपको विवर्तन बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीखे किनारों से साउंड वेव का मुड़ना भी विवर्तन कहलाता है, बहुत तीखे किनारों से। तो साउंड वेव में उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है वो, जितनी लाइट वेव में है। तो वो टॉपिक कुछ खास नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जितने थे वो हम लोगों ने इस यूनिट के अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको तैयार करिए। इस ये वाले डेरिवेशन को करने के लिए थोड़ा सा समय लीजिएगा, थोड़े से मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगेगा। कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने आप अब नए क्लास में हमारे अगले नए यूनिट के टॉपिक को लेते हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू।